welcome to the Stupid Genius and today we are going to talk about vitamin B6 जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। और हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया विटामिन B1, B2, B3, B5 and we are talking about B6 right now. So we know that there are two classification of the vitamins, that is fat soluble and the water soluble. Fat soluble का नाम होता है DEAK, right? विटामिन D, विटामिन E, विटामिन A, विटामिन K एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी पढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा, कौन सा सर, लेक्चर नंबर 3 अप्रोच टू द विटामिन्स, यू हैव टू सी दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड विच विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल एंड किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, किसकी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक दैट विटामिन B6। देखो विटामिन B6 का दूसरा नाम होता है पैरिडॉक्सिन। क्या नाम होता है दूसरा? पैरिडॉक्सिन। किधर गया भाई? राइट, दूसरा नाम होता है पायरिडॉक्सिन। उसका आरडीए कितना है, मतलब रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट उसका कितना है, दैट इज 2 मिलीग्राम पर डे। एंड द सोर्सेज आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। विद नॉन वेजिटेरियन में फिश, एग, ईस्ट एंड मीट, एंड वेजिटेरियन में we can have the fruits, vegetables, cereals, grains, everything have vitamin B6 in it, right? But always remember, milk is not a good source of vitamin B6. सर मेरी माँ तो कहती है कि सब कुछ होता है मिल्क में। Yes, your mom is right, right? तो विटामिन जो हमारा मिल्क होता है ना, मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। उसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12, राइबोफ्लाविन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम। सो हमारे पास कैल्शियम मिल गया, फॉस्फेट मिल गया एंड पोटेशियम मिल गया। सो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर प्रेजेंट इन द मिल्क एंड दीज आर द सम विटामिन, दैट इज विटामिन विटामिन डी, B12 एंड B2, राइट? सो दीज आर द विटामिन एंड अलॉन्ग विद द प्रोटीन। प्रोटीन पता है ना, कैसिन प्रोटीन होता है मिल्क में। तो प्रोटीन, सम विटामिन एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर इन द मिल्क which are very essential for your body normal metabolism, right? So दूध पीते रहो भैया, ठीक है, चलो। but it is a bad source of the विटामिन B6। विटामिन B6 नहीं होता। नॉर्मली कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा विटामिन मिल्क में नहीं मिलता, तो इट इज़ विटामिन B6, राइट? नाउ अब मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ। दिस विटामिन B6 एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इससे हम बाकी चैप्टर्स भी बहुत आराम से लिंक कर सकते हैं, राइट? सो आई हैव ट्राइड टू लिंक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिवर फंक्शन टेस्ट, फिनाइलक्यूटिन्यूरिया जो कि इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एंड सम टॉपिक्स फ्रॉम द एंजाइम्स 1, 2, 3, 4 एंड अलॉन्ग विद द विटामिन। तो इस वीडियो में आप 5 इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ लोगे: प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिवर फंक्शन टेस्ट, फिनाइलक्यूटिन्यूरिया एंड दिस हमारा दैट वन एंजाइम के बारे में, ठीक है? तो लेट्स सी व्हाट इज विटामिन B6। तो आपको मैंने आरडीए बता दिया, सोर्स बता दिया। नाउ सी व्हाट आर द को एंजाइम्स और को एक्टिव फॉर्म। देखो जब भी मैं को एंजाइम बोलूँ ना, तो सोचना कि एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस विटामिन, राइट? जैसे हमने B1 का देखा, B2 का देखा, B3 का देखा, अलॉन्ग सारे जो विटामिन है ना, उनके एक एक्टिव फॉर्म्स होते हैं। तो जो हमारा B6 है उसका एक्टिव फॉर्म क्या है? पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट। सर यहाँ पे तो सिर्फ पायरिडॉक्सल फॉस्फेट लिखा है। यस, पायरिडॉक्सल जो होता है ना, ये क्या है? एक रिंग फॉर्म है, और ये फॉस्फेट है, ये 5 वाले कार्बन पे लगा होता है। तो पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट मैंने नीचे नोट्स में डाला है, चिंता मत करो, ठीक है? सब कुछ नोट्स में। तो को एंजाइम क्या है हमारे पास? PLP, जिसको हम लिखते हैं। जब भी जहाँ पे PLP लिखा होगा ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज पायरिडॉक्सल 5 फॉस्फेट, ठीक है? नाउ विटामिन्स क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस विटामिन क्या है? देखो जो विटामिन्स मैं बताता हूँ ना, उसको याद कर लिया करो। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में पूछते हैं कि विटामिन ऑफ द विटामिन B6 क्या है, B12 क्या है, ठीक है? तो व्हाट इज विटामिन्स ऑफ दिस विटामिन B6? दैट इज पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामीन। तो इसमें क्या है? अमीन ग्रुप होगा, इसमें क्या है? एल्डिहाइड होगा, और ये क्या है? अल्कोहल वाला फॉर्म है, ठीक है? तो सर यहाँ पे OL क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा तो नहीं लिखा, और भी कुछ होता होगा, राइट? सो व्हाट इज द विटामिन्स? पायरिडॉक्सिन जो कि अल्कोहल वाला फॉर्म है, पायरिडॉक्सल जो कि एल्डिहाइड वाला फॉर्म है, एंड पायरिडॉक्सामीन। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कवर जाते हैं, दैट इज यस functions of the vitamin B6. So always remember there are 2 important functions of the vitamin B6. यार कौन मैसेज कर रहा है बार बार? जब देखो तब मैसेज। So 2 important functions of the vitamin B6, that is transamination reaction and decarboxylation reaction, ठीक है? ट्रांसएमिनेशन का मतलब क्या? जो हमारा ट्रांसफर ऑफ अमीन ग्रुप करेगा, राइट? सो द ट्रांसफर ऑफ द अमीनो ग्रुप, राइट? ट्रांसफर ऑफ द अमीनो ग्रुप इज ट्रांसएमिनेशन एंड रिमूवल ऑफ द CO2, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। याद करो, कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता था? CO2 ऐड करना, पर डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? CO2 रिमूव करना। तो इसी दोनों चीज़ के ऊपर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखो ये और ये टॉपिक मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ाऊंगा, फिर ये सारे आपको डिटेल्स बताऊंगा क्यों ऐसा है, क्या ऐसा है। फिर मैं फिनाइलक्यूटिन्यूरिया आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है?
उसके बाद मैं आऊँगा इंपॉर्टेंट सारे एक ही समराइज करूँगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द विटामिन B6, ये सारे फंक्शंस ऑफ विटामिन B6 के। देन विल मूव टू द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ द विटामिन B6। चिंता मत करो, ये बहुत आसान है, मैं सब कुछ याद करा के जाऊँगा। एंड देन विल मूव टू द क्या एक क्लिनिकल अप्रोच, जिसमें 2 डिजीज़ में 2 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन में हम विटामिन B6 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रांस एमिनेशन। गाइज, व्हाट इज ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन? ठीक है, ट्रांस का मतलब क्या? ट्रांसफर करना। अमीनेशन का मतलब क्या? अमाइन ग्रुप जो है ना, अमाइनो ग्रुप, राइट, NH3 नहीं NH2 होगा, मैं यहाँ पे ठीक कर दूंगा। ठीक है, अमीनो ग्रुप NH2, इसका ट्रांसफर करना। तो चलो पहला रिएक्शन देखते हैं, और ये रेफरेंस किस चैप्टर का है? फ्रॉम द चैप्टर एंजाइम वाला। एंजाइम में तुमने सुना होगा SGOT एंड SGPT, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका ये ट्रांस एमिनेशन वाला प्रोसेस है ना, दिस इज हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हमारे बॉडी में 2 टाइप की अमाइनो एसिड होती है, राइट, 2 टाइप की। कौन कौन सी सर? एक तो जो जरूरी है, एसेंशियल जिसको हम बोलते हैं, और एक दूसरा जो नॉन एसेंशियल है। सर नॉन एसेंशियल का मतलब वो होता है जो हम उसको अपनी बॉडी में सिंथेसाइज कर लेते हैं, बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जो एसेंशियल वाले हैं हम अपनी बॉडी में नहीं बना सकते, दैट्स वाई वी नीड दैट अमाइनो एसिड फ्रॉम आवर डाइट, राइट। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आप नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करते हो उसको कैसे करते हो? तो दिस इज द प्रोसेस जिसका नाम क्या है? ट्रांस एमिनेशन। तो ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस हम क्या करते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास पायरुवेट है, एंड वी नो दिस पायरुवेट इज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो पायरुवेट क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अब सुनो, पायरुवेट के ऊपर जैसे मैं NH2 ग्रुप डाल दूँ ना, तो वो बन जाता है एलेनिन। समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ कि पायरुवेट के ऊपर जब भी मैं NH2 डाल दूँ तो वो बन जाएगा एलेनिन। और सबसे अच्छा डोनर ऑफ द NH2 कौन है? तो वो है ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। आपको पता है कि ग्लूटामिक एसिड इज अ वेरी गुड डोनर ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो ग्लूटामिक एसिड क्या करता है? अपना अमाइन ग्रुप उठा के पायरुवेट पे डाल देगा, राइट। तो इसने क्या किया? पायरुवेट पे डाल दिया। तो अब ये पायरुवेट क्या बन गया? पायरुवेट बन गया एलेनिन, और जो हमारा ग्लूटामेट था यानी ग्लूटामिक एसिड था वो बन गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, है ना, यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो दिस इज द रिएक्शन। और इसमें जो एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है ALT। आपने ALT का नाम सुना होगा। ALT का फुल फॉर्म क्या है? एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। और इसको दूसरा नाम क्या होता है? तो SGPT। SGPT का फुल फॉर्म क्या होगा? सीरम ग्लूटामेट, है ना। सीरम ग्लूटामेट का मतलब ये, एंड पायरुवेट का मतलब ये, और ये क्या लिखा है? ट्रांस एमिनेज। तो दिस इज ट्रांस एमिनेज रिएक्शन, है ना, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। और उसका एंजाइम का नाम क्या है? ट्रांस एमिनेज। दैट्स वाई सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज एंजाइम। तो ये है SGPT, राइट। तो जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, ये तो एंजाइम हो गया ना, पर एंजाइम का हमारे पास कोएंजाइम भी होता है। तो कोएंजाइम कौन है? तो कोएंजाइम इज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। क्या है कोएंजाइम? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इज द कोएंजाइम जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B6 है। सो दिस इज वन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ द एलेनिन। सो वी नो दिस सिंथेसिस ऑफ द एलेनिन में क्या इंपॉर्टेंट है? SGPT इंपॉर्टेंट है एंजाइम, और उसका को फैक्टर क्या है? तो विटामिन B6। सिमिलर रिएक्शन एक और होता है जिसका नाम होता है सिंथेसिस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। सो व्हाट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड? दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। पिछले वाला कौन क्या था? दैट वाज पायरुवेट। पायरुवेट वाज द इंटरमीडिएट ऑफ द क्या? ग्लाइकोलिसिस। मतलब जब पूरा ग्लाइकोलिसिस खत्म होता है तो लास्ट का जो प्रोडक्ट बनता है ना, पायरुवेट बनता है, राइट। तो पायरुवेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, एंड दिस वन इज द इंटरमीडिएट विद इन द क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का ये इंटरमीडिएट है। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो ग्रुप का डोनर कौन सा है? अगेन ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट क्या करेगा? अपना अमाइन ग्रुप इस पे डाल देगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के ऊपर। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या बन जाएगा? एस्पार्टेट बन जाएगा, ठीक है। और अगेन आपका ग्लूटामेट क्या बन जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो द रिएक्शन इज सेम। हमने क्या किया? सिर्फ सब्सट्रेट एंड प्रोडक्ट चेंज कर दिया। यहाँ पे पायरुवेट था और यहाँ पे एलेनिन था। अब हमने यहाँ पे एसिटो एसिटिक एसिड कर दिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कर दिया, एंड यहाँ पे कर दिया एस्पार्टेट कर दिया, राइट। तो ये हो गया हमारा ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। और इसमें जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है, अगेन क्या एंजाइम है इंपॉर्टेंट? SGOT। इसका मतलब क्या? सीरम ग्लूटामेट, है ना, और ऑक्सैलेट ट्रांस एमिनेज। पीछे वाले में क्या था? SG, है ना, पीछे में क्या था? SG, यहाँ पे P था ना, तो P and T, यानी कि सीरम ग्लूटामेट
पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, यहाँ पे क्या है ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज, समझा क्या? सो दिस इज द रिएक्शन और इसका दूसरा नाम होता है AST। एस क्यों लगाया है? एस्पार्टेट के लिए। क्या AS क्यों लगाया है? एस्पार्टेट के लिए, समझा क्या? अब सुनो, इसका जो कोएंजाइम है वो भी क्या है? विटामिन B6, राइट, जिसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट और पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम योर चैप्टर एंजाइम, जिसमें हम सीखते हैं कि हाउ दिस अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लूटामिक एसिड टू द डिफरेंट क्या कार्बोहाइड्रेट्स। देखो ये पायरुवेट कार्बोहाइड्रेट है ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो हम क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? अमीन ग्रुप डाल रहे हैं और हमारा एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? एस्पार्टिक एसिड एंड एलानिन। एंड इफ यू रिकॉल दिस एलानिन एंड एस्पार्टिक एसिड, दे आर अमाइनो एसिड्स। कौन से अमाइनो एसिड्स? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सो कैन यू सी दिस प्रोसेस इज हेल्पिंग यू टू सिंथेसाइज व्हाट? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। यानी कि जो हमारा, अब मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चों मुझे ये बताओ, क्या विटामिन B6 प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है? तो हाँ, इट हेल्प यू इन सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। कैसे? ये अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो देखो विटामिन B6 पर्टिकुलरली इज एक्टिव फॉर्म, दैट इज पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट इज अ कोएंजाइम इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। समझा क्या? अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट होता है। और वो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं? एक तो ट्रांसअमीनेशन जो मैंने अभी आपको समझाया, एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन जो मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है? व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड देयर इज अ डीअमीनेशन रिएक्शन, यानी कि अमीन ग्रुप को निकाल के फेंक देना। देखो ट्रांसअमीनेशन का मतलब क्या? एक जगह से अमीन ग्रुप उठाना और दूसरे जगह पे रख देना, दैट इज ट्रांसअमीनेशन। और डीअमीनेशन क्या है? किसी कंपाउंड से अमीन ग्रुप निकाल के ही फेंक देना, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अमाइनो एसिड। सो यू ऑल्सो ब्रेक द अमाइनो एसिड। ये मैं आपको सिखाऊंगा रिलेटेड टू द जिम गाइस, जो जिम में जाते हैं ना, उनको सिखाऊंगा कि कैसे जो प्रोटीन खाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कितना खतरनाक होता है, ठीक है? अब सुनो, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि विटामिन B6 इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे? इन द हेल्प बाय हेल्पिंग इन द मेटाबॉलिज्म। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सो विटामिन B6 डज नॉट डायरेक्टली सिंथेसाइज प्रोटीन। क्या ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है? नहीं, प्रोटीन तो होता है अमाइनो एसिड का पॉलीमर, तो पॉलीमर सिंथेसाइज नहीं कर रहा है। इट इज हेल्पिंग इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इनेबल द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में मदद कर रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इट इज हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ द अमाइनो एसिड, नॉट द प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड बनाता है, प्रोटीन नहीं बनाता। दैट्स वाई जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है ना? और रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म खराब हुआ है, उसके हिसाब से कौन सा सिम्टम आएगा, ठीक है? चलो, तो ये पॉइंट आपको समझ आया क्या? अब आ जाओ, एक और चीज़ समझाता हूँ आपको। मैंने आपको 2 फंक्शंस बताए। पहला विटामिन B6 का, जैसे कि ट्रांसअमीनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो ट्रांसअमीनेशन का मेन काम क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मदद करना बाय हेल्पिंग इन सिंथेसिस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। कौन से अमाइनो एसिड्स? तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और उसके 2 क्लासिकल एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिए, जो कि हमारे एंजाइम वाले चैप्टर में गिवन है, और इससे सवाल भी बहुत पूछते हैं, ठीक है? चलो, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आपने तो सर ट्रांसएमिनेशन वाला रिएक्शन आपने पढ़ा दिया, समझ आ गया, डीकार्बोक्सिलेशन वाला बताओ, ठीक है? चलो डीकार्बोक्सिलेशन वाला देखते हैं। उससे पहले इधर देखो, मैं आपको ये 3 रिएक्शंस अच्छे से समझाना चाहता हूँ। उसका मैंने सब एक्सप्लेनेशन लिखा है, सुनो। ट्रांसएमिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफरिंग ऑफ द अमाइन ग्रुप फ्रॉम टू फॉर्म नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ट्रांसफरिंग ऑफ द अमाइन ग्रुप टू फॉर्म द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। वो कौन से होते हैं? विच कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो अपनी बॉडी में हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है? अब सुनो, ये लिखा है डीअमीनेशन। डीअमीनेशन का मतलब क्या? मतलब एक कंपाउंड से अमीनो ग्रुप निकाल के फेंक दो अमोनिया का फॉर्म में। तो वो चलो सिखाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द कंपाउंड, ठीक है? चलो अब देखो, इसका रेफरेंस मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, जब मैं ये फिनाइल कीटोन यूरिया समझा दूंगा, ठीक है? अब सुनो, मुझे एक डिजीज आपको समझाना है। टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अमाइनो एसिड, आई विल टीच यू वन डिजीज कॉल्ड दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। ये नीट यूजी में भी था हमारे पास, राइट? नीट का जब यूजी का एग्जाम दिया था ना, उसमें भी फिनाइल कीटोन यूरिया था, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। सुनो, फिनाइल कीटोन यूरिया का मतलब क्या होता है, अभी समझाता हूँ। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। और कौन सा एंजाइम? तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, विच नॉर्मली कन्वर्ट्स
फिनाइल एलानिन टू द टायरोसिन। ठीक है, आपको इतना समझ आया क्या? ये वाला नहीं समझ आया तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये देखो, हमारे बॉडी में नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है, देखो ये है हमारी बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। सर क्या बोल रहे हो? देखो ये क्या है, फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड, ये क्या है, टायरोसिन अमाइनो एसिड्स। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक मिनट रुको। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं ऐसे करूँ, एक मिनट, अगर मैं इसको मिटा दूँ, है ना, और मैं कहूँ कि सुनो बच्चों, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, कहाँ पे सर, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, यहाँ पे हाइड्रोजन होता, तो ये वाला कौन सा अमाइनो एसिड हो जाता? तो ये ग्लाइसिन हो जाता, है ना। पर वहीं बोलूँ कि यहाँ पे अगर CH3 ग्रुप होता तो ये कौन सा अमाइनो एसिड हो जाता? तो ये हो जाता हमारा एलानिन, राइट। अब एलानिन हो गया। अब एलानिन के ऊपर यहाँ पे अगर आप वो लगा दो, एक बेंजीन रिंग लगा दो और फिनाइल रिंग लगा दो, तो ये हो जाता है फिनाइल एलानिन। समझ आया क्या? कि जब H था, इस ग्रुप पे जब H था तो हो गया ग्लाइसिन, और सिर्फ यहाँ जब CH3 था यानी कि मिथाइल ग्रुप था तो हो गया हमारे पास एलानिन, और जब यहाँ पे CH3 के नीचे एक बेंजीन रिंग लगा दिया और फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो फिनाइल एलानिन। समझा क्या? तो हमने पहले कौन सी ड्राइंग बनाई थी, ये वाली, फिनाइल, कहाँ गया वो, फिनाइल एलानिन। तो आपको समझ आ रहा है क्या कि व्हाट इज दिस इज फिनाइल एलानिन। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है कि दिस वन इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हम अपनी डाइट से लेते हैं। तो फिनाइल एलानिन कहाँ से आ गया? नॉर्मली बाहर से आ गया। अब इसको यूज करके हम क्या बनाते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड, जो कि एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, क्योंकि हम इसको अपनी बॉडी में सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो इसको सिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए, देखो ये फिनाइल एलानिन के ऊपर ये पैरा पोजीशन पे बस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो। तो देखो पैरा पोजीशन पे एक OH ग्रुप लगा पड़ा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। आपको पता है ना, अमाइनो एसिड का मतलब होता है अमाइन ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो एक कार्बन बीच में होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोजन तो ऑलवेज प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे इसको बोलते हैं R चेन, जो कि चेंज होता रहता है और अमाइनो एसिड का फॉर्म चेंज होता रहता है। तो हमारी बॉडी में नॉर्मली 300 प्लस अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट 21 इज यूज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब सुनो, हमने ये OH ग्रुप कहाँ लगाया, पैरा पोजिशन पे लगाया, तो ये बन गया टायरोसिन अमाइनो एसिड। समझा क्या? अब सुनो, इसको बनाने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। समझा क्या? कि फिनाइल एलानिन पे हाइड्रोक्सिलेशन करना है, वो वाला एंजाइम। तो इसने हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया, हमारा बन गया टायरोसिन अमाइनो एसिड। अब इस प्रोसेस में हमें एक ऑक्सीजन चाहिए होता है जो कि वाटर के फॉर्म में बन के निकल जाता है, राइट। और हमें एक और चीज़ चाहिए होती है जिसका नाम होता है ये BH4 से बन गया, जिसको बोलते हैं बाई हाइड्रोप्टेरिन से बन गया, सॉरी टेट्राहाइड्रोप्टेरिन से बन गया डाईहाइड्रोप्टेरिन। ठीक है, तो ये एक एंजाइम, जो एक नॉर्मली मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन डोनेट करेगा। समझा क्या? हाइड्रोजन डोनेट करता है, तो इसके 2 हाइड्रोजन आके यहाँ पे चिपक जाते हैं, है ना, और हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लग जाता है। समझा क्या? तो ये हाइड्रोजन डोनर है, जो कि जिसको बोलते हैं टेट्राबायोप्टेरिन, एंड इसको बोलते हैं डाईबायोप्टेरिन। बस इतना याद रखना, BH4 से बना BH2। अब सुनो, जो हमारा एंजाइम था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसका को एंजाइम कौन सा है, तो PLP का मतलब क्या, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, यानी कि पायरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट। तो ये हमारा बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। अब जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास ये को एंजाइम नहीं होगा तो क्या ये हो पाएगा क्या, है ना, क्या ये काम कर पाएगा क्या? नहीं, राइट। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम नहीं करेगा। सिमिलर केस होता है फिनाइल कीटोन यूरिया में। इसमें क्या होता है, आपका ये एंजाइम बनता ही नहीं है, ये एंजाइम नहीं बनता। तो फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है, ये एंजाइम नहीं बनता। पर अगर डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B6 हो गई तो आपका ये नहीं होगा, विटामिन B6 नहीं होगा, तो क्या ये एंजाइम काम कर पाएगा क्या? तो ये एंजाइम फिर से काम नहीं कर पाएगा। तो दिस कंडीशन इज सिमिलर टू द फिनाइल कीटोन यूरिया। देखो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम की डेफिशिएंसी नहीं है, हमारा एंजाइम तो सही है, हमारे पास क्या कमी हो गई, को एंजाइम की कमी हो गई। तो तभी भी ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास को एंजाइम नहीं है। तो नॉर्मल फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है, ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है, और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी में क्या होता है, आपका PLP डेफिशिएंसी हो जाता है। तो इन दोनों केसेस में आपका टायरोसिन नहीं बनेगा। तो क्या होगा, ये जो फिनाइल एलानिन है ना, ये क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। किस में डाइवर्ट होगा, डीएमिनेशन के प्रोसेस में। सर ये डीएमिनेशन क्या है, अभी देखो मैंने आपको सिखाया ना ऊपर कि जो आपका विटामिन B6 है, आपका जो विटामिन B6 है
वो क्या करता है, ट्रांस एमिनेशन करता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है एंड डी एमिनेशन करता है। तो ट्रांस एमिनेशन मैंने आपको ऊपर सिखा दिया, SGOT SGPT। डी कार्बोक्सिलेशन में आपको थोड़ी देर में सिखाने वाला हूँ एंड डी एमिनेशन में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो डी एमिनेशन कैसे होगा, डी एमिनेशन कैसे होगा कि हम इस अमीन ग्रुप को, देखो यहाँ पे ये वाला है ना अमीन ग्रुप, हम इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे इन फॉर्म ऑफ द अमोनिया। तो हम अमोनिया के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, समझा क्या। अमोनिया के फॉर्म में इसको क्या करें, हमने निकाल दिया, तो हमारा बन जाता है फिनाइल पायरोवेट। और फिनाइल पायरोवेट इज अ कीटोन बॉडी, फिनाइल पायरोवेट इज अ कीटोन बॉडी जिसकी 100% एलिमिनेशन होती है किस में से, किडनी से। तो अगर ये किडनी से एलिमिनेट होगा तो यूरिन में जाएगा, यानी कि 100% एक्सक्रीशन इन द यूरिन। अब सुनो, ये एक फिनाइल पायरोवेट है जो कि कीटोन बॉडी है, इसलिए जब हम ये यूरिन में जाता है ना तो उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन बॉडी इन यूरिन। क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल कीटोन एक बॉडी है, मतलब एक कंपाउंड है जो कि यूरिन में मिल रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। वो कंपाउंड जो कि यूरिन में मिल रहा है, फिनाइल कीटोन यूरिया, समझा क्या। अब सुनो, ये जो हमारा अमीन ग्रुप था, अमोनिया था, जैसे अमीन ग्रुप को फॉर्म किस में निकाला, अमोनिया के फॉर्म में निकाला। अब इसका मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में। तो लीवर में आपको पता है कि ऑर्निथिन साइकिल होता है ना, और यूरिया साइकिल होता है। उसकी वजह से क्या बनता है, अमोनिया से बनता है यूरिया, और यूरिया क्या होता है, यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना। और भी फंक्शन होते हैं बॉडी में यूरिया के, बट नॉर्मली क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द यूरिया इज गेटिंग एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन। अब सुनो, अब आपको समझ आया क्या कि व्हाट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। तो ये एंजाइम डेफिशिएंसी का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, फिनाइल एलानिन कन्वर्ट नहीं होता टायरोसिन में। देखो ये क्या है, ये फिनाइल एलानिन है और टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, तो दैट्स वाई इट कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड इन द ब्लड। उसकी वजह से क्या होता है, इंस्टेड ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो ये एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सिमिलर रिएक्शन होता है डी एमिनेशन का जैसा होता है, राइट। तभी मैं आपको विटामिन B6 में इसको पढ़ा रहा हूँ, सॉरी B6 में इसको पढ़ा रहा हूँ, समझा क्या, 16 लिख दिया वहाँ पे, B6 में आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आ जाओ इधर। तो पहला प्रोसेस क्या था आपका, फिनाइल एलानिन था, उससे टायरोसिन बन रहा था। अब टायरोसिन नहीं बनेगा क्योंकि आपको विटामिन B6 की कमी हो गई, तो आपका जो नॉर्मल फिनाइल एलानिन था वो क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, और क्या बनेगा, फिनाइल पायरोवेट। और फिनाइल पायरोवेट इज अ कीटोन बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज सेक्रेटेड आउट इनटू द यूरिन, और उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। अब सुनो, मैंने यहाँ पे फिजियोलॉजी का पार्ट भी इंक्लूड कर दिया। तो फिजियो में ये चीज़ है, फंक्शंस ऑफ द टायरोसिन अमाइनो एसिड। आपने पढ़ा होगा कि टायरोसिन अमाइनो एसिड का फंक्शन क्या क्या है। सो दे आर मेन 4 फंक्शंस ऑफ द टायरोसिन अमाइनो एसिड। पहला फंक्शन होता है स्किन में गया मेलानिन प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से आपका डार्क स्किन होता है। तो जस्ट इमेजिन, अगर आपका टायरोसिन नहीं है तो क्या मेलानिन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। उस केस में क्या होगा, आपकी डार्क स्किन नहीं होगी। देखो मेरी स्किन डार्क है ना, मतलब ज़्यादा नहीं है पर है तो सही डार्क, ये मेलानिन की वजह से हुआ है। अगर किसी की बॉडी में मेलानिन कम प्रोड्यूस होगा तो उसका स्किन कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। और इस बीमारी में क्या होगा, हम बोलते हैं हाइपोपिगमेंटेशन हो गया। देखो इस बच्चे को, इसकी बॉडी पे, माउथ में देखो, पेट में देखो, हर जगह क्या है, हाइपोपिगमेंटेटेड एरिया है। इसका मतलब क्या, वहाँ पे मेलानिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। दूसरा फंक्शन होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड का, गो इनटू द थायराइड ग्लैंड। इसके ऊपर तो चैप्टर है पूरा, है ना। तो थायराइड ग्लैंड में जाके क्या करता है, T3 एंड T4 सिंथेसाइज करता है। और आपको पता है, अगर टायरोसिन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म। और आपको पता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स क्या क्या होता है। तो सिम्टम्स होता है फटीग, हॉर्सनेसनेस, वेट गेन होता है। देखो हाइपरथायरॉयडिज्म में बॉडी मास थिन होती है, बट जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, उसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। तो वेट गेन हो जाएगा, उसके बाद नमनेस इन द हैंड, मतलब सेंसरी लॉसेस आने लगेंगे। उसके बाद मसल वीकनेस, आप कोई स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर पाओगे, है ना। उसके बाद कंफ्यूजन होगा, डिप्रेशन होगा एंड एंजाइटी होती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म। गॉइटर भी होता है। चलो अब सुनो, टायरोसिन अमाइनो एसिड फंक्शन ब्रेन में भी करता है। तो ब्रेन में क्या करता है, डोपामिन का लेवल इंक्रीज करता है, मतलब डोपामिन सिंथेसाइज होती है। पर अगर टायरोसिन नहीं होगा तो क्या डोपामिन बन पाएगा, क्या, तो डोपामिन नहीं बनेगा, यानी कि डिक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। उसकी वजह से डिप्रेशन होता है इंसान को, राइट। अगेन टायरोसिन अमाइनो एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर द एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल मेडुला में क्या होता है, सिंथेसिस होता है किसका, नॉर एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस होता है। तो अगर टायरोसिन अमाइनो एसिड नहीं है तो क्या आपका नॉन एपिनेफ्रिन बनेगा, क्या, तो नहीं बनेगा। तो नॉर्मली फंक्शन ऑफ द एड्रिनल मेडुला क्या होता है, बताओ मुझे।
फंक्शन ऑफ द एड्रिनल मेडुला होता है इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना। तो अगर एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन बनेगा ही नहीं तो क्या इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसको हैंडल कर पाएंगे स्ट्रेस को? नहीं। तो पर्सन और द क्या बोलते हैं इसको, पेशेंट कैन नॉट हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन लाइक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में पैनिक हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी और उसको घबराहट होगी, पैल्पिटेशन होगा। तो इस केस में पेशेंट क्या होता है, टेंशन को या फिर स्ट्रेस वाले सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। नॉर्मली अगर आपके पीछे कुत्ता भागेगा तो भागोगे ना, तो उस पेशेंट में क्या होगा, इसे स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि मसल वीक हो जाएगी, क्योंकि टायरोसिन अमाइनो एसिड नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या आपको फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो कि एक आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है ना, और दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी, जिसमें हम टायरोसिन अमाइनो एसिड के डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे एंड इट इज लिंक्ड टू द मेटाबॉलिज्म। दैट्स वाई मैंने इन दोनों को इधर कवर कर दिया। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, टायरोसिन अमाइनो एसिड, सॉरी, ट्रांसएमिनेशन पढ़ा दिया, SGOT, SGPT, डीकार्बोक्सिलेशन थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, डीएमिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो क्या है, जो आपका प्रोटीन है वो उसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं, राइट, उसको ब्रेक डाउन करके हम अमोनिया बनाते हैं, है ना, और अमोनिया से यूरिया बनता है। यानी कि हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, पढ़ा है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अमाइनो एसिड। अब देखो एक मस्त चीज़ आपको समझा रहा हूँ, सारे बच्चे इस वीडियो को पॉज करके ज़रा ये पढ़ने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटीन ब्रेक डाउन, ठीक है। डाइटरी प्रोटीन जो होती है, जो आप खाते हो, उसमें अमाइनो एसिड होता है, आप डाइजेस्ट करते हो, अमाइनो एसिड ब्लड में जाता है, ठीक है। अब इस अमाइनो एसिड का काम क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं। कौन कौन से सर? एक तो मसल बिल्ड होने में, जैसे कि आप जिम जाते हो तो आप प्रोटीन पाउडर खाते हो, क्यों? क्योंकि आपका मसल बिल्ड हो जाए, ठीक है। तो समझ लिया कि हाँ, मसल बिल्डिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद टिश्यू रिपेयरिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको कहीं पर कट लग गया है ना, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन है ही नहीं तो मेंटेनेंस कैसा होगा? प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टिश्यू रिपेयरिंग एंड ऑल्सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट दिस राइबोजाइम्स, है ना। एंड हार्मोन बनाने में प्रोटीन इस्तेमाल होता है। तो प्रोटीन का नॉर्मल फंक्शन क्या है? मसल बिल्डिंग, टिश्यू रिपेयरिंग, प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स एंड द हार्मोन प्रोडक्शन। तो ये हो गया नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, राइट। अब मुझे बताओ कि आपकी बॉडी में हर दिन का एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता होगा। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। पीडियाट्रिक्स की जब आपकी पोस्टिंग होगी ना, उसमें आप देखोगे कि 1 kg बॉडी वेट के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है रोज का। मगर आपका सपोज आप 100 किलो के हो तो आपको 80 ग्राम सब तो प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है। आपको बॉडी को उतना प्रोटीन चाहिए टू मेंटेन योर मेटाबॉलिज्म। पर अगर आप उससे ज़्यादा खाते हो तो क्या होता है? देखो अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप सोचोगे कि मेरा मसल बनेगा। इट इज़ वेरी रॉन्ग आइडिया। आप ये बहुत गलत सोचते हो। देखो समझाता हूँ आपको। इफ़ अमाइनो एसिड इज टेकन इन द एक्सेस, अगर आप एक्सेस में अमाइनो एसिड लेते हो यानी कि प्रोटीन खाते हो, तो उसका क्या होता है, वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में तो उसका रोल हो जाएगा। देखो जैसे कि टिश्यू रिपेयरिंग, मसल सिंथेसिस, जितने भी आपके काम है वो सब में हो जाएगा। पर अगर एक्सेस हो गया, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप प्रोटीन खा रहे हो, राइट, उस केस में क्या होता है, प्रोटीन को हम क्या करते हैं, स्टोर नहीं करते। द बॉडी डज नॉट स्टोर द प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि इट विल कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू एनर्जी। कैसे करेगा? उसमें से अमीनो ग्रुप है ना, उसमें से जो अमीन ग्रुप था ना उसको निकाल के फेंक देंगे इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट, और बाकी को क्या कर देंगे, हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में भेज देंगे या फिर कीटोन बॉडी सिंथेसिस में भेज देंगे। यानी कि जो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन खा रहे हो उसका कोई फायदा नहीं बॉडी में। वो बॉडी में क्या होगा, उसका डीएमिनेशन होगा। डीएमिनेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, जो अमोनिया है उसको हम यूरिया के फॉर्म में निकाल देंगे, और बाकी जो कीटोन बॉडी बच गई उस कीटोन बॉडी को हम क्या करेंगे, या तो कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म में यूज़ कर देंगे या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ कर देंगे। दूसरा, अगर ये भी हो गया, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई, तो फिर से क्या होगा, आपका जो प्रोटीन है वो स्टोर होने लगा फैट के फॉर्म में। सर फैट के फॉर्म में, बिल्कुल सही। तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट हो गई, जैसे कि आपका मसल रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट हो गई, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, फिर भी आप प्रोटीन खाई जा रहे हो, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन कहाँ गया, प्रोटीन है ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में। प्रोटीन को हम कन्वर्ट कर देते फैटी एसिड में एंड विल स्टोर दैट इनटू द एडिपोज टिश्यू। समझा क्या? अब सुनो, अब अभी भी आप क्या कर रहे हो, एक्सेस में खा रहे हो, तो क्या होगा, आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने लगेंगे। देखो यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करके हम क्या बनाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं, राइट। सो नाइट्रोजन इज फॉर्म, यानी कि मतलब अमोनिया वाला प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द डीएमिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। यानी जो अमाइनो एसिड आपने खाया था उसका डीएमिनेशन हो जाएगा और क्या बनेगा, नाइट्रोजन वेस्ट बनेगा।
and nitrogen waste is converted into the urea in the liver and excreted out in the urine as a nitrogenous toxic। तो समझा क्या कि तो अगर आपकी बॉडी में आप अगर 100 kg के हो और आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना है 80 ग्राम ऑफ द प्रोटीन्स, राइट। तो अगर आप 80 ग्राम ऑफ द प्रोटीन से ज़्यादा खाते हो तो जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स है वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई स्टोरेज फॉर्म नहीं होता प्रोटीन के लिए। तो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड का क्या होगा, डीएमिनेशन होगा और बाकी को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस और डिफरेंट चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। और जो अमोनिया है, राइट, उसको हम क्या करेंगे, यूरिया में चेंज करके कहाँ भेज देंगे, किडनी में भेज देंगे, और किडनी क्या करेगी, उसको एक्सक्रीट कर देगी। तो यहाँ पे एक क्लिनिकल चीज़ आती है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर सपोज कोई बंदा, जो एक गाय है जो कि बहुत ज़्यादा जिम में जा रहा है, राइट, और वो बहुत प्रोटीन खा रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो बहुत प्रोटीन खाई जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगी, और प्रोटीन से जो बाई प्रोडक्ट बनेगा एमोनिया और यूरिया वो भी बढ़ जाएगा। तो आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा टू एक्सक्रीट आउट द एमोनिया एंड द यूरिया। तो उस केस में किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो इफ़ यू आर ईटिंग अलॉट द प्रोटीन विदाउट एनी कंसल्टेशन, प्लीज़ डू नॉट ईट द प्रोटीन एंड ऑलवेज रिकमेंड टू द वन ऑफ द डॉक्टर, और आपके जिम का जो है ना गाइडेंस जिससे आप लेते हो उससे रिकमेंडेड करके ही प्रोटीन खाया करो, राइट। ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन अपने हिसाब से मत खाया करो। चलो, सो वी आर डन विद द डीएमिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, समझे क्या। तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि पूरा ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसे होगी, प्रोटीन को हम यूज़ कैसे करेंगे, है ना, एंजाइम कैसे बनाएंगे, या फिर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कैसे सिंथेसाइज करेंगे, जो एक्सेस वाला प्रोटीन है उसको कैसे हम ब्रेक डाउन करके इस्तेमाल करते हैं। अब वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। आ जाओ, सुनो, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द विटामिन बी6। सी, तो दे आर बहुत सारा फंक्शन होता है विटामिन बी6 के। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ऐसे दिमाग में बैठा लो, है ना, और वैसे ही याद करना, वरना भूल जाओगे, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द विटामिन बी6। सो इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। कौन कौन से, पहला हीम का सिंथेसिस, राइट। तो जो हीम मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसका पहला और दूसरा जो स्टेप है ना, वो विटामिन बी6 के वजह से ही होता है, विटामिन बी6 के वजह से होता है, राइट। तो पहला और दूसरा स्टेप ऑफ हीम मेटाबॉलिज्म इज बिकॉज ऑफ द विटामिन बी6। तो इट हेल्प इन द विटामिन बी6 हेल्प इन द क्या, हीम मेटाबॉलिज्म। सॉरी, कीड़ा उड़ के आ गया था, मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है, ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 इज इंपॉर्टेंट इन द हीम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलो, सेकेंड फंक्शन, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ नियासिन, दैट इज विटामिन बी3। रिमेंबर, जब मैं विटामिन बी3 आपको पढ़ा रहा था, इवन फर्स्ट लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि जो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स है ना, उससे क्या बनता है, नियासिन बनता है। और मैंने आपको एक लॉ भी बताया था कि 60 ग्राम ऑफ द ट्रिप्टोफैन गिव 1 ग्राम ऑफ द नियासिन। और ये वाइवा में पूछते हैं, ठीक है, मेरे से भी पूछा था ये वाइवा में, राइट। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो विटामिन बी6 एंड विटामिन बी2 इंपॉर्टेंट होता है। तो ये समझ आया क्या, दूसरा फंक्शन क्या है, विटामिन बी3 का सिंथेसिस। नाउ थर्ड, इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। याद करो, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि मैं आपको 3 फंक्शंस बताऊंगा विटामिन बी6 के। पहला ट्रांसएमिनेशन, दूसरा डिकार्बोक्सिलेशन एंड तीसरा डीएमिनेशन। तो ये और ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी ये रहा डिकार्बोक्सिलेशन। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वॉल्व इन द न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, यानी कि अब हम न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो दिखाता हूँ आपको क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विटामिन बी6 हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरोट्रांसमीटर में 3 न्यूरोट्रांसमीटर हमें पढ़ने हैं, एक तो डोपामिन, दूसरा सेरोटोनिन एंड एक गाबा। अब सुनो, डोपामिन से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएपिनेफ्रिन एक मिथाइल ग्रुप एक्सेप्ट करके बनाता है क्या, एपिनेफ्रिन। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आएगा और यहाँ पे चला जाएगा। देखो जहाँ भी नॉर लगा होता है ना, इसका मतलब वहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है। नॉर मतलब नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पे क्या नहीं है, मिथाइल ग्रुप नहीं है। और इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एपिनेफ्रिन, और ये क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन। यानी कि मिथाइल ग्रुप किस में नहीं है, तो नॉरएपिनेफ्रिन में मिथाइल ग्रुप नहीं है, समझे। तो नॉरएपिनेफ्रिन में मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पे आपको अब एक चीज़ लिख देता हूँ। यही मैं आपको समझाने के लिए रुका था कि जो ये मिथाइल ग्रुप है, राइट, मिथाइल ग्रुप, इट इज़ गोइंग टू गो देयर। और यहाँ पे क्या होता है, एक CO2 बाहर निकलता है। क्या निकलता है बाहर, CO2 निकलता है। अब जस्ट आप फिर से पढ़ो, ध्यान से देखो,
विटामिन B6 हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, और वो कैसे करता है? पहले बनता है डोपामिन, डोपामिन से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन बाय द हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बाय द हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और उसके बाद बनता है नॉरएपिनेफ्रिन से बनेगा एपिनेफ्रिन। क्यों? क्योंकि नॉर का मतलब नो एंड मिथाइल, तो एक मिथाइल ग्रुप हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एपिनेफ्रिन। तो समझा कि कैसे डोपामिन से एपिनेफ्रिन बन रहा है। एपिनेफ्रिन ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये कैसे बना? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से बना है। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कौन सा विटामिन यूज होता है? विटामिन B6 इज इंपॉर्टेंट। समझा क्या? सेरोटोनिन भी ब्रेन में बनता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए सेरोटोनिन एंड डोपामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद बनता है गाबा। देखो गाबा का मतलब होता है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, और ये बनता है ग्लूटामिक एसिड से। तो जब ग्लूटामिक एसिड में से आप CO2 बाहर निकाल दो, यानी कि ग्लूटामिक एसिड में से आप डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, तो क्या बनेगा? गाबा। एंड गाबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि जब आपके ब्रेन में गाबा रिलीज होगा तो आपको क्या होगा? ब्रेन का एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। ब्रेन का एक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन, अगर आपका गाबा नहीं बन रहा तो क्या आप अपने ब्रेन को शांत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपका ब्रेन क्या होगा? एक्साइट हो जाएगा। सर तो ये अच्छी बात है ना? देखो अच्छी बात नहीं है। अगर आपका ब्रेन हमेशा एक्साइट रहेगा तो क्या होगा? आपको सीजर्स आ सकते हैं। सीजर मतलब क्या? कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या? फिट्स, है ना, दौरे पड़ना, ऐसा होता है ना करके इंसान नीचे गिर जाता है और हाथ पैर ऐसे ऐसे करने लगते हैं, उसको बोलते हैं दौरे पड़ना, या फिर मिर्गी भी बोलते हैं कुछ लोग। तो दैट इज फिट्स, कन्वर्जन और सीजर। अगर आपके ब्रेन में गाबा नहीं है तो आपको सीजर हो सकते हैं। समझा क्या? सो दिस आर द न्यूरोट्रांसमीटर विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ द विटामिन B6। समझा क्या? अब सुनो, विटामिन B6 ऑल्सो हेल्प इन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या? ग्लाइकोजन को स्टोरेज को तोड़ देना, जीनोलाइसिस कर देना। तो देखो ग्लाइकोजन है, उसके स्टोरेज को तोड़ के हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा? याद करो, मैंने मेटाबॉलिज्म में पढ़ाया था। यस, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम, राइट। और ये एक्टिव कैसे होता था? जब इस पे हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते थे। याद करो, मैंने सिखाया था। एक होता है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को बनाता है, एक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को तोड़ता है। और ये दोनों एक्टिव और डीएक्टिव कैसे होते हैं? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पे हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते थे तो एक्टिव होता है, और ग्लाइकोजन सिंथेज से हम फॉस्फेट रिमूव करते हैं तो वो एक्टिव होता है। याद आ रहा है क्या? हाँ, तो वो मेटाबॉलिज्म है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होगा? ग्लाइकोजन का स्टोरेज तोड़ के हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम होगा। और इसका क्या को एंजाइम कौन सा है? तो विटामिन B6, दैट इज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। समझा क्या? तो ग्लाइकोजन के स्टोरेज में इंपॉर्टेंट होगा। अब एक बात मेरे को याद करो, सोचो, अगर ये एंजाइम नहीं होता तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर हो जाएगी। समझ आ रहा है कुछ? अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये विटामिन B6 नहीं होगा तो इट इज सिमिलर टू द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, है ना? ग्लाइकोजन टूटेगा ही नहीं। चलो अब सुनो, इट ऑल्सो हेल्प, विटामिन B6 ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन इन द SGOT एंड SGPT फ्रॉम द लीवर चैप्टर, जो मैंने आपको पढ़ा दिया कैसे SGOT SGPT काम कैसे करता है ना, लीवर चैप्टर में। इसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। और दूसरा अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। याद करो, मैंने दो चीज़ें पढ़ी, कैसे अमाइनो एसिड बनता है, कैसे अमाइनो एसिड टूटता है, दोनों बताया था। तो विटामिन B6 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीएमिनेशन। तो तीन इंपॉर्टेंट, ट्रांसएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीएमिनेशन, जो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, राइट। एंड दिस वन जो मैंने आपको भी समझाया कि विटामिन B6 एंड B2 will help in the conversion of the tryptophan amino acid into the niacin, that is vitamin B3, right। अब सुनो, इफ़ यू रिमेंबर दिस, एक दो बार वीडियो पॉज करके क्या करो, इसको रीड मार लो। नोट्स मैंने ग्रुप पे भेजा है, डाउनलोड करो, मस्त रीड मारो सब कुछ। एंड देन वी आर गोइंग टू मूव इनटू द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस विटामिन B6। इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। आप एक बार रीड मार के आओ, ठीक है। चलो मैं सोच रहा हूँ कि आपने रीड मार लिया, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B6 की कमी हो गई तो क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे आपके पेशेंट में। ये तो याद करना पड़ेगा ना भाई, क्यों पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म, राइट। सो व्हाट आर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। देखो पहला डिजीज सेबोरेजिक डर्माटाइटिस। सो डू यू रिमेंबर कि मैंने आपको क्या सिखाया था कि डर्माटाइटिस इज जो डर्माटाइटिस है वो कौन कौन के विटामिन से रिलेटेड है? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 एंड विटामिन B7। और मैंने आपको डर्माटाइटिस विटामिन B5 के साथ में भी पढ़ाया था। और मैंने आपको बताया था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि विटामिन B5 के डेफिशिएंसी में क्या हो, डर्माटाइटिस हो, पर देयर आर सम केसेस, ठीक है। पर मोर
किससे ज़्यादा रिलेटेड है? तो डू यू रिमेंबर दिस कि डर्माटाइटिस इज एसोसिएटेड विथ विटामिन B2, B3 एंड B6 एंड B7। तो ये 4 विटामिन है, B2, B3, B6 एंड B7, जिसकी वजह से डर्माटाइटिस होता है। और वो डर्माटाइटिस कैसा होगा? तो आपको स्केली लीजन्स होंगे। स्केली लीजन देखो, आपके अभी हाथ देखो स्मूथ है, ठीक है, और रफ वाला भी स्मूथ ही होता है, स्मूथ है ना। स्केली लीजन्स कैसे होता है? जैसे फिश की जो स्केल होती है ना, वैसा हो जाता है हाथ। तो वाइट वाइट प्लैकी स्केल्स होता है स्किन पे। आप सेकंड ईयर में जब जाओगे ना, तो आपके जब डर्मेटोलॉजी की पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे आपको सोरियासिस दिखाया जाएगा। क्या नाम है डिजीज का? सोरियासिस। अभी मत पढ़ो, बस बता रहा हूँ इंटरेस्ट के लिए। सेकंड ईयर में आपको सोरियासिस दिखाया जाएगा। दिस इज ऑल्सो क्लासिकल केस ऑफ द डर्माटाइटिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडिया में होता है। सो व्हाट इज द कंडीशन? सेबोरेजिक डर्माटाइटिस, जिसमें क्या होता है विटामिन B6 की कमी की वजह से क्या होता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म खराब हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है स्किन में इन्फ्लेमेशन एंड स्केलिंग हो जाती है स्किन में। समझा क्या? अब सुनो, एक होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो सर ये क्यों होगा? अभी मैं याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि विटामिन B6 जो हीम मेटाबॉलिज्म है उसके पहले और दूसरा स्टेप में इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर पहला और दूसरा स्टेप ही बंद हो गया, क्या आप हीम बना पाओगे? नहीं। तो क्या आप हीमोग्लोबिन बना पाओगे? नहीं। तो क्या आप RBC अच्छे से बना पाओगे? नहीं। तो क्या होगा? माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। माइक्रोसिटिक क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रही, ठीक है। अब देखो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, देखो डिस्ट्रप्शन ऑफ द हीम सिंथेसिस, उसकी वजह से क्या होगा माइक्रोसिटिक है, RBC का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये सब रेफरेंस के लिए, जिसको ज़्यादा पढ़ना है वो सब पढ़ सकता है, ठीक है। अरे वो कुछ नहीं लिखा, कॉजिंग द रेड ब्लड सेल्स, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, उसकी वजह से क्या होगा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। हाइपोक्सिया हो जाएगा पेशेंट को, सांस लेगा बहुत जोर जोर से। ये सब तो आसान है ना भाई, धीरे धीरे सब समझाओगे, चिंता मत करो, ठीक है। बस अभी मेन गोल पे फोकस करो, डिजीज, सिम्टम्स एंड फीचर्स। अब सुनो, माइक्रोसिटिक पढ़ लिया। दूसरा देखो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सर आपने बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर बनता है किससे? विटामिन B6 के हेल्प से। तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा ही नहीं तो न्यूरॉन्स क्या अच्छे से काम कर पाएंगे? नहीं। तो क्या होगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है। जिसने लेक्चर्स नहीं देखे, टाटा बाय बाय, ठीक है। चिलोसिस एंड एंगुलर स्टोमाटाइटिस। देखो कभी आपको ऐसा हुआ है क्या कि आपको एंगल ऑफ द माउथ पे, है ना, ये एंगल ऑफ द माउथ है ना, इस पर कभी घाव वगैरह हुए हैं क्या? नहीं हुए। तो ये देखो ऐसा कुछ होता है, ये देख रहा है आपको। तो जो एंगल ऑफ द माउथ पे क्या होता है घाव वगैरह होते हैं, इसको बोलते हैं चिलोसिस, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में भी देखा जाता है एंड विटामिन B6 में भी होता है, और कभी कभी आयरन मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर में भी हम देख सकते हैं, राइट। तो चिलोसिस हो गया एंड उसको बोलते हैं एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ठीक है। ड्यू टू द रिड्यूस विटामिन B6 अफेक्ट द कोलेजन एंड द टिश्यू रिपेयर। देखो मैंने बताया ना कि विटामिन B6 क्या करता है, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है एंड कोलेजन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है एंड टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। तो अगर ये चीज़ें खराब हो गई, तो अगर आपको इंजरी हो गई तो वो इंजरी हील नहीं होगी, उसकी वजह से चिलोसिस हो जाएगा। सेम टू सेम फंक्शन होता है इसका, सेम टू सेम पैथोलॉजी होती है जिस ग्लोसाइटिस का। ग्लोसाइटिस मतलब जीभ का इन्फेक्शन और जीभ का इन्फ्लेमेशन। ये देखो आपका टंग हो गया, टंग में क्या हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसको बोलते हैं, मतलब उसका इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस। देखो ग्लोसाइटिस क्या है? डिस्ट्रप्शन ऑफ द म्यूकोसा, है ना। म्यूकोसा क्या हो गया? खराब हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन एंड सोरनेस हो जाएगा। देखो आपकी जब आप खाना खाते हो ना, तो आपका जो टंग है वो हमेशा क्या होता है, उस पर इंजरी होती रहती है, पर वो इंजरी बहुत ज़्यादा जल्दी हील हो जाती है, तो आपको समझ नहीं आता। पर अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आपका हीलिंग प्रोसेस कम हो गया, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, कोई कोलेजन फाइबर सिंथेसिस की डेफिशिएंसी, उस केस में क्या होगा? आपका इंजरी हील नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या हो सकता है? आपको ग्लोसाइटिस हो सकता है। उस केस में आपकी डीलिंग ऑफ द वुंड हीलिंग हो जाएगी। समझा क्या? ऐसा होता है। अब सुनो, कन्वर्जन्स एंड द सीजर। अभी आपको समझाया कि हमारे बॉडी में जो विटामिन B6 है वो गाबा की सिंथेसिस में मदद करते हैं। अगर आपका गाबा नहीं बनेगा तो आप ब्रेन को शांत कर पाओगे क्या? ब्रेन को शांत नहीं कर पाओगे। उसकी वजह से क्या होगा आपको? हाँ, उसकी वजह से आपका ब्रेन क्या होगा? हाइपर एक्टिव हो जाएगा और उसको आपको सीजर हो सकता है, राइट। अब देखो सीजर में क्या क्या होता है? न्यूरोनल एक्साइटेशन, मतलब न्यूरोनल एक्साइटेशन का मतलब क्या? जो आपके न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, और ये नॉर्मली देखा जाता है बच्चों में, मतलब 1 साल के कम बच्चों में, इन्फेंट्स में देखा जाता है। अब सुनो, डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन। मैंने अभी आपको बताया कि सेरोटोनिन एंड दिस डोपामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द ब्रेन। अगर इन दोनों की सिंथेसिस बंद हो गई, देखो सेरोटोनिन एंड दिस डोपामिन की अगर सिंथेसिस बंद हो गई तो क्या होगा? डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन होगा। समझा क्या? ओके। वीकनेस ऑफ द मसल, वीकनेस ऑफ द मसल पढ़ रहा हूँ, इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। तो एक चीज़ याद रख लो कि विटामिन B6 या फिर कोई भी मल्टीपल विटामिन डिसऑर्डर या फिर कोई भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड अगर आपकी बॉडी से जैसे ही जाता है ना, तो उस केस में आपका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, मतलब
थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटीन भी चाहिए, आपके इम्यून सिस्टम को क्या सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए, आपके इम्यून सिस्टम को डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट विटामिन भी चाहिए। तो उस केस में अगर कोई भी चीज़ की कमी होती है ना, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं ना वो बढ़ जाता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको ज़्यादा आप प्रोन हो जाते हो टू द इन्फेक्शंस, आपको जल्दी इन्फेक्शन होता है, राइट। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ लिखा है होमोसिस्टिन यूरिया, यानी कि होमोसिस्टिन का लेवल आपकी ब्लड में बढ़ जाना, ब्लड में बढ़ना प्लस यूरिन से होमोसिस्टिन निकलना। अब सुनो, ये जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक है और ये चीज़ 3 जगह पे है, राइट। पहला प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में है, जब आप मिथायोनिन के मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तो उसमें है। दूसरा विटामिन B6 में है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं विटामिन B6। तीसरा विटामिन B12 में है। चौथा विटामिन B9 में है, ठीक है। तो ये चारों जगह की चीज़ें मैं आपको एक जगह पढ़ाऊंगा, और वो कहाँ पे, जब मैं आपको लास्ट एकदम पढ़ाऊंगा। देखो विटामिन B12 जब आपको पढ़ाऊंगा, देखो ये क्या है, ये है विटामिन B12, और B12 में मैं आपको पूरा मेटाबॉलिज्म सिखाऊंगा कि पूरा मेटाबॉलिज्म क्या है इसका, है ना। उसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये होमोसिस्टिन जो है आपको अफेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे B6 लिखा है, B12 लिखा है, एंड ऑल्सो देयर इज B9। सो ये तीनों विटामिन के डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, होमोसिस्टिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, और ये इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द मिथायोनिन मेटाबॉलिज्म। तो ये चारों मेटाबॉलिज्म मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, कहाँ पे, विटामिन B12 वाला चैप्टर में। अभी यहाँ पे इसके लिए स्किप कर दो इसको, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आने वाला, क्योंकि हमें चारों चीज़ पढ़नी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा। बस अभी इतना याद रखो कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, होमोसिस्टिन का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, होमोसिस्टिन यूरिया, और इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ वास्कुलर डिजीज लिखा है ना, वास्कुलर रिस्क लिखा है, इसका मतलब क्या, जो आपके ब्लड वेसल्स है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, और उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से, ये होमोसिस्टिन की वजह से। समझा क्या? चलो, वी आर डन विथ आवर ऑल द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ द विटामिन B6। अब सुनो, ये वाली चीज़ मत बोलना सर ये बार बार क्यों लिख रहे हो, चौथी बार लिखा है आपने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में क्या? हाँ, तो 60 ग्राम ऑफ द व्हाट, ट्रिप्टोफैन गिव 1 ग्राम ऑफ द नियासिन, एंड द विटामिन रिक्वायर्ड इज विटामिन B6 एंड B2। अब सुनो, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B6 की वजह से क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B3। सर ये क्या बातें करते रहते हो आप, बिल्कुल ऐसे होता है। सुनो, ये क्या है, विटामिन B3 यानी कि नियासिन। अब इस नियासिन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन B6 चाहिए। तो जस्ट इमेजिन, अगर विटामिन B6 आपकी बॉडी में नहीं होगा तो क्या नियासिन बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा। समझा क्या? तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से आता है पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स। याद करो पेलेग्रा क्या बताया था मैंने, डर्माटाइटिस स्किन की कंडीशन, डायरिया GIT की कंडीशन, उसके बाद डिमेंशिया ब्रेन की कंडीशन, और मैंने आपको और डी बताया था, याद आ रहा है? बिल्कुल, डिमेंशिया के साथ कन्फ्यूजन है ना, हमारे पास था डिल्यूजन्स, उसके बाद था हमारा डेथ। सो इफ पेलेग्रा इज नॉट ट्रीटेड यू आर गोइंग टू डाई, दैट इज डेथ। ठीक है, मेरे को जब वाइवा में पूछा था ना ये वाला, तो मेरे से पूछा था व्हाट आर द 3 Ds, व्हाट आर द पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स। मैंने मैडम को बताया था कि द पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स इज द ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B3, और उसमें क्या होता है, डर्माटाइटिस होता है, डायरिया होता है, डिमेंशिया होता है। तो मेरे से मैडम ने पूछा था व्हाट इज द 4th D, व्हाट इज द 4th D, मतलब 4th D कौन सा है, तो 4th D इज डेथ। और आपको मैंने 5th D और 6th D भी सिखाया था, एक होता है क्या बोलते हैं, डिल्यूजन, एंड एक क्या बोला मैंने अभी, एक D से एक और चीज़ होता है ना, डिल्यूजन एंड याद ही नहीं आ रहा मेरे को, डिल्यूजन था, एक और चीज़ था, चलो देखते क्या था वो, 1 मिनट दिखा देता हूँ। डिल्यूजन एंड डिसओरिएंटेड, मतलब क्या, आपको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि कौन सा टाइम हो रहा है, कौन ये पापा है मम्मी है, पर्सन नहीं पता चलेगा कि डॉक्टर कौन है, पापा मम्मी कौन है, या फिर बच्चा कौन है। तो डिसओरिएंटेड हो जाएगा टाइम प्लेस एंड पर्सन से। डिल्यूजन का मतलब क्या, ख्याली पुलाव में जीना, जैसे भगवान होते हैं, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, होते हैं देख लो भाई अपना अपना, मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब सुनो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट सर, कि जो क्लिनिकल बेनिफिट्स होता है ना विटामिन B6 का, क्लिनिकल बेनिफिट्स का मतलब क्या, आप क्लिनिकली मतलब विटामिन B6 और कहाँ यूज़ कर सकते हो, सर यहाँ पे यूज़ करेंगे इस चीज़ में। देखो इस चीज़ को ठीक करने के लिए तो यूज़ करोगे ही, ये तो डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट है ना, कोई बीमारी हो गई है ना, ये सब बीमारियां हैं, उनका ट्रीटमेंट है। पर मैं पूछ रहा हूँ कि आप विटामिन B6 और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, है ना। तो देखो, इट इज़ गिवन इन द मॉर्निंग सिकनेस। सर ये क्या होता है, देखो जब भी कॉन्सेप्शन होता है, मतलब अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है
तो उस केस में उसको क्या होता है, वॉमिटिंग एंड नोजिया होता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द नोजिया वॉमिटिंग इन द प्रेगनेंसी, दिस विटामिन B6 इज गिवन इन द मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये होता है कि मतलब रात को सेक्स किया, सुबह प्रेग्नेंट हो गई, उसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, राइट, तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस में क्या देते हैं, विटामिन B6 देते हैं ताकि नोजिया वॉमिटिंग ना हो। दूसरा, यूज इन द पार्किंसन डिजीज। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट वाला इंपॉर्टेंट है। और वाइवा में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर कुछ ना पूछे तो हो सकता है विटामिन B6 अगर पूछना है तो ये पूछेंगे, व्हाट इज पार्किंसन डिजीज में विटामिन B6 का क्या रोल है। तो सुनो, विटामिन B6 पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, आपका जो डोपामिन का लेवल है ना ब्रेन में, जो ब्रेन में डोपामिन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से इंसान को क्या होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब अलॉट ऑफ द सिम्टम्स। आप जब पार्किंसन पढ़ोगे ना उसमें समझ आएगा, फिजियोलॉजी का भी टॉपिक है। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो डोपामिन होता है बॉडी में, वो क्या होता है, ब्रेन में कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको ठीक करने के लिए बाहर से ड्रग्स देते हैं। तो देखो दो चॉइस है, या तो तुम डोपामिन दे दो या फिर लीवोडोपा दो। अब लीवोडोपा क्या बताता हूँ, पर जब तुम डोपामिन दोगे ना तो इट विल नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। आपको पता है कि ब्रेन में जाने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, पर डोपामिन क्या होता है, ये इतना अच्छा क्रॉसिंग नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से सिम्टम ठीक नहीं होंगे। तो हम एक ड्रग बना चुके हैं जिसका नाम होता है लीवोडोपा, है ना, जो कि आराम से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है ना। तो आराम से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाएगा तो वो ब्रेन के अंदर चला जाएगा। अब सुनो, ये लीवोडोपा इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिव करने के लिए हमें डीकार्बोक्सिलेशन करना पड़ता है, मतलब इसमें से CO2 हमें निकालना पड़ता है। और जस्ट रिमेंबर कि मैंने क्या बताया था कि डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आपको कौन सा विटामिन चाहिए, तो डीकार्बोक्सिलेशन के आपको चाहिए विटामिन B6 जिसका नाम होता है पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट, यानी कि PLP, जो कि एक कोएंजाइम है, राइट, विटामिन B6। एंजाइम का नाम क्या होता है, तो सिंपल है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, है ना। ये डोपा है ना, डोपा में से डीकार्बोक्सिलेज कर रहे हो तो डोपा डीकार्बोक्सिलेज, सॉरी ये डोपा नहीं है, लीवोडोपा है। अरे भाई, लीवो इज ए फॉर्म, डेक्स्ट्रोफॉर्म, लीवोफॉर्म, कहाँ है दिमाग तुम्हारा, डेक्स्ट्रोफॉर्म, लीवोफॉर्म, लीवो इज ए फॉर्म। तो डोपा में से क्या कर रहे हो आप, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हो, तो डोपा डीकार्बोक्सिलेज इज एंजाइम, डोपा डीकार्बोक्सिलेज इज अ एंजाइम जिसमें हमारा विटामिन B6 इज अ इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम, ठीक है। तो दिस इज द मेन ड्रग टू ट्रीट द पार्किंसन। अगर आपसे फर्स्ट ईयर के लेवल पे कोई पूछे कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन, जस्ट से लीवोडोपा एंड यू आर डन, ठीक है। सो आफ्टर दिस I would like to conclude this video. Thank you.